इस वीडियो में हम फातमा फर्टिलाइजर या किसी भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासेस के अंदर बनाए हुए हैं वो इनकम स्टेटमेंट से भी फैमिलियर है, वो बैलेंस शीट से भी फैमिलियर है। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर आते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। कंपनी ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट को वो मीट कर रहा होता है। तो एक मरतबा उसको रिव्यू कर लेने से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जब कंपनी पब्लिश्ड अकाउंट्स में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को वो बनाती है तो वो किस तरह से प्रिपेयर होता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन है December 31, 2024। याद रहे कि हमने फातिमा फर्टिलाइजर को एज ए एग्जाम्पल लिया, ताकि स्टूडेंट एक नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड कर सके। इसके इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो सेक्शन है, इसके अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें सबसे पहले वो ऑथराइज्ड कैपिटल बता रहा है। ऑथराइज्ड कैपिटल, याद दिलाते चलूं कि ये वो शेयर्स हैं जो आपने एसईसीपी से अप्रूवल लिया है। जरूरी नहीं है कि ऑथराइज शेयर्स में जितने शेयर्स आपने मेंशन किए हैं वो तमाम के तमाम आप अब तक ऑफर कर चुके हैं। जैसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ 3700 मिलियन शेयर्स का आपने परमिशन लिया है। लेकिन ये भी आपने कितने इशू किए हैं, ये ऑथराइज से नहीं पता। ऑथराइज सिर्फ ये बताएगा कि टोटल कितने शेयर्स का परमिशन आपके पास अप्रूवल में मौजूद। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि आपने जो शेयर्स रजिस्टर किए उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी बन रही है। जैसे इस कंपनी की जो शेयर्स की पार वैल्यू या फेस वैल्यू है वो ₹10 है। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट होता है ये भी हम किसी जगह ऐड नहीं करते, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि कितना कैपिटल आपने रजिस्टर कराया। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये इशूड या सब्सक्राइब कैपिटल है, जिसे आप जनरली पेड अप कैपिटल कहते हैं या शेयर कैपिटल के नेम से कॉल करते हैं। ये जो शेयर कैपिटल है ये बताता है कि कंपनी ने अब तक कितने शेयर्स इशू किए और उसके अगेंस्ट कितना फंड वो अभी तक रिसीव कर चुका। तो यहाँ हमें मालूम चल रहा है कि हमने 2100 मिलियन शेयर्स ऑफर किए हैं ₹10 ईच। और ये याद रहे कि जो इशूड या पेड अप कैपिटल है ये भी आप हमेशा फेस वैल्यू पे ही रिपोर्ट करते हैं। अगर कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इशू कोई प्रीमियम लिया था वो प्रीमियम इसमें ऐड नहीं होता, बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अलग से प्रोवाइड की जाए। अगर आप इसकी मजीद डिटेल जानना चाहेंगे तो वो नोट में आपको 5 नंबर नोट में मिल जाएगा। मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ओवरव्यू देना है जो आपकी बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं उस पर। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में इंटरेस्टेड हो तो आप नोट नंबर 5 को अगर जाके चेक करेंगे तो वो वहाँ आपको इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल की जो डिटेल समरी है वो प्रोवाइड करें। इसी तरह ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व्स की अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वो 6 नंबर नोट में वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ एक आपको जनरल आइडिया दे दे रहा हूँ कि इस रिजर्व के अंदर कंपनी का कैपिटल रिजर्व, कोई शेयर प्रीमियम, कोई रिटेन अर्निंग, कोई जनरल रिजर्व, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंशन के लिए कोई फंड अगर आपने रखा है वो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका वो तमाम प्रॉफिट जो कि आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो एज ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एज ए अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट वो आपको इस रिजर्व के अंदर मिलता है। तो जब आप इस रिजर्व को देखते हैं इसकी भी डिटेल में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने रिजर्व में क्या क्या फंड रखा हुआ है और किन किन नेम से रखा हुआ है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर इसमें आता है वो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व के अंदर आपके पास अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट
जिसे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, या अगर कोई कंपनी लॉस में है तो वो लॉस भी यहीं पर मौजूद है। इक्विटी के बाद आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज, या जिसे आप फिक्स लायबिलिटी भी कहते हैं, वो भी आती है। ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये शो करती हैं कि वो कितना अमाउंट है जो कि कंपनी 1 साल के बाद पे करे। इसमें लॉन्ग टर्म जो लोन कंपनी ने लिए हुए हैं वो शो कर रहे हैं। कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने अगर कोई ऑफर किए हुए हैं तो वो भी यहाँ शो हो रहे हैं। कि रिडीमेबल है तो उसका मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी ने इन प्रेफरेंस शेयर्स को वापस बाय बैक करना है, और इसके पैसे वो वापस दे देंगे। लीज लाइबिलिटीज यानी ऐसी चीजें जो कि कंपनी ने इक्विपमेंट वगैरह के फॉर्म में लीज पे ली हुई हैं, उसकी जितनी लाइबिलिटीज पड़ी हुई हैं वो शो कर रहा हो। डेफर्ड का टर्म है, वो डेफर्ड टैक्सेशन के साथ आ रहा हो या डेफर्ड लाइबिलिटीज के साथ आ रहा हो, ये शो करता है कि इसकी पेमेंट अभी ड्यू नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसकी पेमेंट होगी। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा और वो आपको दूंगा। आप चाहें तो वहां पर आप डेफर्ड टैक्सेशन को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी ये ख्याल रहे कि ये डेफर्ड है, इसका मतलब ये कि इसकी पेमेंट जो है वो फ्यूचर में हो सकती है। लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड डिपॉजिट, यानी कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म एडवांसेस जो कि आपने दिए हुए हैं या डिपॉजिट करवाए थे, तो वो भी अमाउंट आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज का है। इन नॉन करंट लायबिलिटीज में बीइंग ए स्टूडेंट, जो चीज़ें आपके लिए फंडामेंटल लेवल पर इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस है, लीज लायबिलिटीज है, और ये जो लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स है। बिकॉज ये की रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में होने चाहिए कि कंपनी के ऊपर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मौजूद। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आपके पास आ रहा होता है वो करंट लायबिलिटीज का है, जिसमें ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं। ये जो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं, इसको आप अकाउंट पेएबल के नेम से फंडामेंटल्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्रूड फाइनेंस कॉस्ट है, यानी कोई आपका इंटरेस्ट वगैरह और फाइनेंशियल चार्जेस आप पर ड्यू हैं। इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी पड़ी हुई है। शॉर्ट टर्म आपने कोई अगर लोन लिया हुआ है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिक्योर्ड का मतलब ये है कि ये किसी एसेट के अगेंस्ट आपने सिक्योर किया हुआ है, यानी इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपकी वो जो एसेट है वो आपसे ली जा सकती है। शॉर्ट टर्म लोन रिलेटेड पार्टीज जो आपने लोन लिए हुए हैं वो शो कर रहा है। अनक्लेम डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने अभी तक ये डिविडेंड नहीं लिया। कोई प्राइवेटाइजेशन कमीशन को आपने कोई पेमेंट करनी है वो है। और ये जो लास्ट आइटम है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये शो करता है ऐसी फिक्स्ड लायबिलिटीज को जिसका कुछ पोर्शन करंट ईयर में ड्यू हो रहा हो। यानी यूं मान लीजिए कि ये जो लॉन्ग टर्म आपके पास फाइनेंस है, जिसका ये 42 मिलियन का अमाउंट आ रहा है, इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि 2025 में कंपनी पे करेगी। तो जिस पोर्शन को हमने करंट ईयर में पे करना होता है, उसको हम फिक्स से निकाल कर करंट पोर्शन उसका जो होता है वो करंट लायबिलिटी के अंदर शो करता है। इस करंट लायबिलिटी में जो चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ट्रेड एंड अदर पेएबल का अमाउंट है। कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर आपने लिया हुआ है, और आप कह लीजिए कि जो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपकी मेन लायबिलिटी के पार्ट को बनाते हैं। मैं इसमें इसका कंपैरिजन भी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इसका पर्पस जो वीडियो का है वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है कि जब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, तो जिस तरह आप अपनी बेसिक अकाउंटिंग में बनाते थे कि करंट एसेट्स आप पहले रखते थे, करंट लायबिलिटी आप पहले लिखते थे, तो कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले आप अपना ऑथराइज कैपिटल बताते हैं, शेयर कैपिटल बताते हैं, फिर आप फिक्स्ड लायबिलिटी बताते हैं, एंड फाइनली आप करंट लायबिलिटी यानी लिक्विडिटी के हिसाब से आप इसको मेंटेन करते हैं, फिर फाइनली आप इसका टोटल सम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम इसके एसेट साइड पे जाएं तो पहले आपके पास फिक्स एसेट आएगी जिसे आप नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं। देन इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी प्लांट में अगर आप उसकी डिटेल में जाना चाहें तो आप 19 नंबर नोट में जाके देख सकते हैं कि कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इस तरह इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर अगर आप इसके कंपोनेंट्स को जानना चाह रहे हैं, ख्याल रहे कि इंटेंजिबल एसेट्स वो तमाम
ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपको एसेट्स की शक्ल में क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन चूंकि टेंजिबल नहीं है यानी फिजिकल फॉर्म में आप शो नहीं कर सकते, तो आप उसे इंटेंजिबल एसेट्स में शो कर। इसकी भी टर्म्स को और उनके अमाउंट को देखने के लिए आप 20 नंबर नोट में सपोर्ट में जा सकते हैं। कुछ जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है वो शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स आपने दिए हुए हैं जो अपने डिफरेंट कस्टमर्स को और सप्लायर्स को, ये उसके अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। फिर आप आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टोर्स एंड स्पेयर्स में कितना फंड पड़ा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड जिसे आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से कॉल करते हैं, कि कितना स्टॉक आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। ट्रेड डेट्स जिसे आप रिसीवेबल के नेम से जानते हैं, कि कितना रिसीवेबल आपका बन रहा है। शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से हैं, एडवांसेस क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी कितनी पड़ी हुई है और आपके पास कितना मौजूद। जनरली इसमें ज़्यादा पॉपुलर है जिसकी आपको रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। उसमें ये एक स्टॉक इन ट्रेड है जो शो करता है आपकी इन्वेंट्री को या स्टॉक को, कि आपके पास कितना स्टॉक इस वक्त पाइल अप हुआ हुआ है। ट्रेड डेट्स जो कि आपके रिसीवेबल के अमाउंट को इंडिकेट करता है, और नेचुरली ये शो करता है कि कितना फंड आपने अपने कस्टमर से इस वक्त रिसीव करना है। और नेचुरली जब आप इसकी कंपैरिजन में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वेदर इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, एक्यूमुलेट कर रही है कंपनी, या जो रिसीवेबल्स हैं उसकी पोजीशन कैसी जा रही है, और इसके अलावा आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस की पोजीशन क्या मौजूद है। तो एसेट साइड में भी लिक्विडिटी की प्रेफरेंस पे इसको बनाया जाता है। पहले आप फिक्स लायबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद फिर आप करंट लायबिलिटीज को देते हैं। याद रहे कि बैलेंस शीट में यहाँ पर वो आपको डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह नहीं बता रहा, लेकिन जब आप उसकी डिटेल नोट में जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट के अगर आप इस नोट को जाकर देखेंगे, तो वहाँ आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू, तमाम डिटेल जो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इधर अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर आए, तो प्रॉफिट लॉस भी एक कंसाइज समरी प्रोवाइड करता है आपको। प्रॉफिट लॉस की पोजीशन क्या है, स्टार्ट आप सेल्स करते हैं, और सेल्स के बाद आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स के पूरे कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, वो तमाम डिटेल आपको 32 नंबर नोट में मिल जाएगी। तो आप देख लें कि यहाँ उसने 2 रोज के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुंचा दिया, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वो आपको पैसे दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो इसकी भी आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। वहां से आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कंपनी किन एक्सपेंडिचर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में काउंट कर रहे हैं, और किन एक्सपेंडिचर को वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर काउंट कर। इसके अलावा ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये आपके इंटरेस्ट और फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो कि कंपनी पे कर रही है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम कंपनी के पास किन फॉर्म में आ रही है वो आपको नोट में मिल जाएगा। और अदर लॉसेस कंपनी के पास क्या हो रहे हैं वो उसने प्रोवाइड किए। और फिर फाइनली उसने आपको प्रॉफिट बिफोर की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की। तो अगर आप ओवरऑल इसका व्यू लें, ये आपको एक जनरल समरी प्रोवाइड कर देगा कि कंपनी की सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, और जो आपके पास अदर एक्सपेंसेस हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस करने के बाद आपकी प्रॉफिट की क्या पोजीशन बन रही है। इसमें ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बताता है आपको कि आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस क्या आप पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो। नेचुरली जब हम ईयर बाय ईयर उसको काउंट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें कंपैरिजन करने में हेल्प होगी। बाकी चीजें नेचुरली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो वेरी करती हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आएगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के बाद वो आपको टैक्सेशन का अमाउंट चार्ज करेगा, और फिर फाइनली वो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जो फिगर आएगी वो बताएगा कि कितना प्रॉफिट उसको इस साल में हो रहा है। यहीं पर वो उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर की आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। याद रहे कि अगर आप अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इसको अगर आप अपने
आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दें, तो आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 17.33 की, कि कंपनी ने 1 शेयर पे कितनी अर्निंग जो है वो की। तो ये वो दो बेसिक इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन जिसे आप कॉमन टर्म के अंदर बैलेंस शीट के नेम से कॉल करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको एक आइडिया दिया है कि आप जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसकी एक लुक देखें कि प्रैक्टिकल कंपनी में ये किस शक्ल में बनता है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप उसको मजीद डिटेल में देखना चाह रहे हो, तो फिर आप इसके जो नोट्स हैं उनको अगर आप स्टडी करेंगे, तो नोट से आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है वो उसके फर्दर डिटेल को समझने में।